आज 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूलियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। एक संसदीय प्रजातंत्र के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका रहती है। देश के संविधान में ये बात स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के साथ प्रतिपक्ष अनिवार्य है। 2 बरस पहले भी यही विषय उठा था। एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि उस दिन जो हुआ और विपक्ष ने अपना रोष प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया, उससे सरकार भविष्य में सचेत हो जाएगी और विपक्ष को सम्मान ऐसे अवसर पर देगी। जहां हम संविधान का सम्मान करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हुए ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर विपक्ष, चाहे नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों के नेताओं की संविधान दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना, केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। संसद के हर सत्र आरंभ होने से पहले महत्वपूर्ण कानून अध्यादेशों के माध्यम से बनते हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनते हैं। जब तक एक राष्ट्रीय आपत्ति की स्थिति ना हो, एक ऐसा परिस्थितियां ना हो जब सरकार के लिए अनिवार्य हो संसद का सत्र से कुछ दिन पहले नया कानून का अध्यादेश लाना, वो नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए इस देश के अंदर कई समस्याएं और विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इस सरकार ने जिस तरह से कानून बनाए, उससे समाज के अंदर उत्तेजना और टकराव की परिस्थितियां बनी। चाहे 3 कानून जो किसानों से संबंधित थे, कृषि कानून, हमने सरकार को समझाया था कि जल्दबाजी मत करें। कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, संसद की समितियां हैं, स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनको जब कोई भी बिल भेजा जाता है उसकी जांच परख होती है और जो उससे प्रभावित होता है वर्ग या हमारे नागरिक, उनके विचार लिए जाते हैं, एक आम सहमति बना के देश के कानून बनते हैं।
इस सरकार ने उस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। और वही कारण था कि 1 साल लंबा आंदोलन भारत के किसानों का चला, 700 किसान उसमें शहीद हुए और अब सरकार उसको वापस लेने पर मजबूर हुई। अगर विपक्ष की बात सुनी होती तो ये हालात देश के सामने ना आते। वो इतना बड़ा संकट और कष्ट जो देश ने देखा वो बिल्कुल ही जरूरी नहीं था। हम सरकार से कोई मांग तो नहीं करते, पर ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अपनी कार्यशैली बदले, इस मानसिकता को बदलें। सदन से पहले ही सरकार कोई ना कोई कदम हमेशा उठाती है जिससे तनाव बने और जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर जो आवश्यक है वो सहमति ना बन पाए। Today is the Constitution Day which is being celebrated, and we greet our fellow citizens on this occasion. It took a long time, and after a brave struggle, that not only our country attained its freedom but framed its own constitution. To be precise, it had taken in the Constituent Assembly 2 years, 11 months and 17 days for India's constitution to be framed. And the report of the drafting group, which was chaired by Dr. Ambedkar, was presented to Dr. Rajendra Prasad on the 25th of November 1949, and the Constituent Assembly adopted it on 26th of November 1949. Perhaps it's important also to mention that the drafting committee also included the brave freedom fighters and very tall men and women of this country, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Azad, K.M. Munshi, Sarojini Naidu, just to name few. And they gave us this constitution which guaranteed not only a right to vote to all our adult citizens, guaranteed fundamental rights which are justiciable, equality and liberty. We as Indian National Congress remain firmly committed to uphold the spirit of the Constitution, which was the essence of which was enunciated and pronounced in the resolution, objectives resolution, moved by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on the 13th of December 1946. It's important today to remind the government that merely observance of this day as a government function and disrespecting the spirit and essence of the Constitution of India is a very poor reflection on the state of affairs. The Constitution Day can be meaningfully celebrated when it ensures inclusiveness and the participation of all public representatives representing different regions, different political ideologies. Merely reducing it to a government event is what we protested against. We had protested 2 years ago and raised these issues with the government. We were hoping that the government will in future make amends and respect
the very spirit of parliamentary democracy as the Constitution mandates by giving respect to the leadership of the opposition, the leader of opposition, and for that matter, the leaders of the various political parties who together with the ruling party constitute the Indian Parliament. A mere formal invitation to be part of the audience is unacceptable. And as I mentioned, it is insulting the spirit of our Constitution. Our protest is also about the manner in which the government is conducting the state of affairs, enacting laws, decision-making. Every single constitutional institution has been subverted or is under constant attack. Lawmaking has become most undemocratic, and the government has now firmed up a dangerous trend to make laws through ordinance. And the ordinances are brought on those matters which are of critical import to our people and vast sections of our citizenship. These are flawed bills brought in the form of ordinance and thereafter pushed through using the brute majority of the ruling party in brazen disregard of established parliamentary principles and practices, which demand stakeholders' consultations and reference of all the bills, important bills, to the standing committees of Parliament for scrutiny, and that is the platform for consultations. We had warned the government, both when they came up with these 3 farm laws, which were unnecessary, questionable, given the fact that agriculture constitutionally remains the subject of the states,